ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ पर फिजिक्स एक्चुअली में है क्या। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड, देखो ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड ये दो वर्ड कॉमन मिलेंगे आपको कहाँ, फिजिक्स में। ठीक है, लैटिन वर्ड किसको कहते हैं, अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट से जितने भी वर्ड्स लिए गए साइंस में उन सभी को क्या कहते हैं, लैटिन वर्ड कहते हैं। ठीक है, जबकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट से जितने भी प्रकार के वर्ड यूज किए गए साइंस में, खास करके यूरोप का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है साइंस में। ठीक है, यूरोप में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जैसे गैलीलियो गैलीली है, न्यूटन है, ठीक है, इनका आर्किमिडीज है, ठीक है, केपलर है, टाइको ब्राहे है, उसके बाद मैक्सवेल है, बहुत सारे साइंटिस्ट का आपको नाम आएगा, नील्स बोर वगैरह, ये सब जो है वो टोटल कहाँ से, टोटल यूरोप कंटिनेंट में जितने भी देश हैं, ठीक है, उससे आते। तो इनके द्वारा जो भी लैंग्वेज यूज की जाती थी साइंस को या इनके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, वो वर्ड होता था क्या, ग्रीक। और ग्रीक वर्ड एंड इंग्लिश दोनों क्या है, डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, देखो इंग्लिश जो होता है ना, एक टाइप का इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में नहीं है, सब कॉन्टिनेंट का अलग अलग प्रकार का इंग्लिश यूज होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि कहीं पर जो यूज किया गया इंग्लिश है या वहाँ की भाषा जो यूज की गई, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ भाषा वो उसी सेंस में जानी जाएगी, यानी कि अलग भाषा में जानी जाती है। तो यहाँ पर सिंस में क्या कहता है कि देखो फिजिक्स जो है वो एक्चुअली में एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, नेचर। ठीक है, नेचर यानी कहने का मतलब हो गया कि अपने चारों तरफ की चीज़ों को समझना, यानी कि टू स्टडी अबाउट टू द नेचर एंड इट्स बेसिक लॉज इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये साइंस का एक हिस्सा है, साइंस का एक ब्रांच है। साइंस जो ऑलरेडी एक नेचर ही वो भी कहलाता है। देखिए साइंस क्या है ना, आप जैसे ही साइंस के बारे में जानोगे तो साइंस भी एक ग्रीक वर्ड पर ही बना हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, सीओ कहते हैं। एंड सीओ ऑल्सो मीन्स, ठीक है, नेचर, क्या, प्रकृति। यानी कि साइंस पूरा का पूरा ये समझाता है कि आपके चारों तरफ की जो दुनिया है, ठीक है, आप उसको समझने की कोशिश करो। आपके चारों तरफ का जो फैला हुआ नेचर है, हम ये नहीं करें कि सिर्फ जाकर लिमिटेशन अर्थ तक हो, अर्थ से बाहर हमारी पूरी दुनिया फैली हुई है, यानी कि पूरा यूनिवर्स। और जब पूरा यूनिवर्स को समझने की बारी आती है तो उस स्थिति में हम जो है कई कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जैसे अगर आप सिंपल सा कह दो कि सर जो प्लैनेट्स है वो इसके सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, तो सिंपल से हम लोग वहाँ पर रीजन क्या बोल देते हैं कि सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज द ग्रेविटेशन ऑफ सन हेल्प्स टू द रिवॉल्यूशन ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड इट, है ना। तो ये क्या है, इसमें किसी ह्यूमन इंटरेक्शन का कोई इंटरफेरेंस का कोई लेना देना है, कोई इंसान करवा रहा है, नहीं, ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल है। ठीक है, तो नेचर एंड नेचर में घटने वाली हर एक घटना, यानी जिसे हम नेचुरल फेनोमेना कहते हैं, है ना, वो किसी न किसी एक सिद्धांत पर आधारित होती है। उस सिद्धांत को ही समझना क्या है, फिजिक्स है। अब बात करते हैं फिजिक्स का ब्रांच कितना है, यानी कि टोटल ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स। तो अगर हम ऐसे ब्रांचेस की बात करें तो बहुत सारे आएंगे, ठीक है, लेकिन फिजिक्स को जो है बेसिकली दो रूप में समझा जाता है। ठीक, एक होता है कौन सा, एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, एक हो गया कौन सा, क्लासिकल फिजिक्स, और एक जो होता है जिससे हम लोग कहते हैं क्या, मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, अब क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का मतलब क्या है, देखो सिंपल सा एक टाइम पीरियड जो है वो अज्यूम किया गया 18th सेंचुरी से बिफोर जो भी साइंस में डेवलपमेंट हुए, ठीक है, साइंस में डेवलपमेंट हुए, कॉन्सेप्ट्स आए, लॉज आए, ठीक है, वो सारे के सारे जो है फिजिक्स में कहलाते हैं क्या, पार्ट ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स। जबकि हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स की तो 18th सेंचुरी के आफ्टर, यानी कि 19th सेंचुरी एंड टिल द डेट ऑफ द प्रेजेंट, है ना, यानी वर्तमान समय का जो अगर देख ले तो फिजिक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, यानी कि चाहे तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आज के वर्तमान समय में जो आज जो खोजी गई, जैसे एनर्जी, आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, एनर्जी रिसोर्स। जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है ये चल रहा है, या लाइट वगैरह है, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल रही है, तो एक एनर्जी है। इस एनर्जी को एज ए रिसोर्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो इसको बनाने के कई अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं। ऐसे तो जनरली यूज करते हैं हम लोग थर्मल एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है, वो एनटीपीसी वगैरह जो होते हैं ना, जो है वो क्या करती है कि पानी को गर्म करती है, टरबाइन में भाप को भेज के हाई प्रेशर से टरबाइन को घुमाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर बात ये की जाएगी क्लासिकल फिजिक्स कहते किसको। तो सिंपली याद रखना कि फिजिक्स बिफोर फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स लॉज, ठीक है, एंड टॉपिक्स या इन्वेंशंस, ठीक है, डन बिफोर 18th सेंचुरी, ठीक है, इसको नाम दिया गया क्या, क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इसको कहेंगे। मॉडर्न फिजिक्स ये कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट्स या थ्योरीज प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स लॉज रूल्स, ठीक है, आफ्टर 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी के बाद या 18वीं शताब्दी से जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी थ्योरीज, रूल्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, लॉज जो भी दिए गए वो टोटल क्या कहलाते हैं, वो टोटल कहलाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते चलो, ठीक है, इसको नोट करना है। और वो कंट्रीब्यूशन है क्या, जैसे कि अगर मॉडर्न फिजिक्स की, क्लासिकल फिजिक्स की बात की जाए, क्लासिकल फिजिक्स की बात की तो इसमें मेन कौन से टॉपिक्स जो है वो आते हैं, ठीक है, यानी कि मेन रूप से कौन कौन सा आता है। तो सबसे पहले आता है मैकेनिक्स, सबसे पहले आ गया मैकेनिक्स, उसके बाद मैग्नेटिज्म। मैकेनिक्स एक्चुअली में कहते हैं किसको है, तो ये क्लासिकल फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंदर में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट एंड मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, रीजन क्या है, ठीक है। या हो सकता है कि अगर वो मोशन कर रहा है तो रेट ऑफ मोशन कितना है, जैसे स्पीड कैलकुलेट करते हो ना, स्पीड कैलकुलेट करते हो तो उसमें क्या कैलकुलेट करते हो, रेट ऑफ मोशन, यानी कि एक दिए गए टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो होता है रेट ऑफ मोशन, यानी कि कितना तेज चल रहा है और कितना धीमा चल रहा है। जबकि अगर मैग्नेटिज्म की बात करें तो टू स्टडी अबाउट द मैग्नेट, ठीक है, पूरा का पूरा मैग्नेट का स्टडी क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। उसके बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, तो सिंपल सा जान लो कि एक फिजिक्स का वो ब्रांच है जो इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को दोनों को एक साथ जोड़ती है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा ब्रांच है जिसके द्वारा हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो मैग्नेटिज्म से भी प्रोड्यूस की जा सकती है, जबकि मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के किसी कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रिसिटी के किसी प्रिंसिपल के द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको प्रोड्यूस करना है उसको प्रोड्यूस करना है, लेकिन यूज करना है किसका, मैग्नेट का। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जनरेटर। क्या यूज करेंगे, जनरेटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस पर जो है वर्क करता है। जैसे कि अब हमें क्या करना है, हमें एक मैग्नेटिक क्रेन बनाना है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट बनाना है, या इलेक्ट्रिक बेल होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा के किसी भी कंडक्टर को क्या बना दिया जाता है, मैग्नेट बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, देखो थर्मोडायनेमिक्स जो है और भी आते हैं, बहुत सारे हैं, कितना पढ़ोगे, वेव्स वगैरह है, ठीक है, जो साउंड वगैरह जो पढ़ी हो ना, साउंड वगैरह है उसके बारे में भी पढ़ना है, तो इसी में क्लासिकल फिजिक्स में आ जाता है। तो इसमें जो आपका एक टॉपिक आया है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स साइंस का वह पार्ट है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में ही आता है, ठीक है। खास करके हमारे चारों तरफ का जो सिस्टमिक बना हुआ है नेचर का, उस सिस्टम को समझाने की कोशिश की गई थी थर्मोडायनेमिक्स के कुछ नियम से, ठीक है। कुछ नियम जो थर्मोडायनेमिक्स दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, ये जो दिए गए हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो खास करके समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम अपने चारों तरफ की जिस दुनिया में रह रहे हैं वो काम कैसे करता है, यानी कि वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका वर्क है वो उसको समझाने के लिए जो है यूज किया गया किसको, थर्मोडायनेमिक्स को। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स की अगर बात की जाएगी
ठीक है। इसी कारण से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है एक चीज़ याद रखते हैं, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कौन कौन आएगा। तो देखो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो एक आते हैं कौन से, गैलीलियो गैलीली, एक का नाम था गैलीलियो गैलीली, ठीक है। और सेकंड थे सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। ये दो नाम जो आता है ना वो साइंस में उस दौरान आता है जहाँ पर फिजिक्स ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया, ठीक है। अगर कहा जाए तो एक गैलीलियो गैलीली और एक सर आइजैक न्यूटन, ऐसे तो कहा जाता है कि न्यूटन जो है वो गैलीलियो गैलीली के क्या है, अवतार है, कार्नेशन है, क्योंकि जिस दिन गैलीलियो गैलीली की डेथ होती है ठीक उसी दिन किसका जन्म होता है, न्यूटन का जन्म होता है। और दोनों में एक कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों में एक चीज़ कॉमन था कि दोनों ही अपने जिज्ञासा यानी कि अपने इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पागल थे, ठीक है। अगर खास में बात की जाए फर्स्ट जो लॉ ऑफ मोशन जो दिया गया था, आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ मोशन वगैरह सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें लॉ ऑफ मोशन जो पहला लॉ ऑफ मोशन दिया गया है न्यूटन्स का भी, वो इसी के कॉन्सेप्ट पर है, इनर्शिया गैलीलियो गैलीली के कॉन्सेप्ट पर। लॉ ऑफ मोशन जो गैलीलियो गैलीली के द्वारा दिया गया था उन्हीं के। अच्छा, केपलर का आप लोग पढ़े प्लैनेटरी मोशन, केपलर का लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़े ना, तो उसमें लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का जाकर सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ था, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली के ही स्टूडेंट थे कौन, जोहान्स केपलर, जो गैलीलियो गैलीली की रिसर्च को क्या किया, आगे बढ़ाया और लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन 3 को दे दिया। सर आइजैक न्यूटन, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर चीज़ में कंट्रीब्यूशन देने का कोशिश किया, चाहे तो मैथमेटिक्स में बात कर ले, कैलकुलस, मैथ का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, खास करके आज के समय में इंजीनियरिंग अगर की बात की जाएगी इंजीनियरिंग की, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट जो अति माना जाता है, स्तंभ माना जाता है, पिलर माना जाता है इंजीनियरिंग का, वो होता है क्या, वो होता है कैलकुलस। कैलकुलस में सबसे ज़्यादा योगदान किनका है, न्यूटन का। ऑप्टिक्स पढ़ें, ठीक है, जूनियर क्लासेस में 8 क्लास 10th में जो है ऑप्टिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो उस ऑप्टिक्स का सबसे जो इनका न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा है। न्यूटन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था क्या, ऑप्टिक्स, ठीक है। और इसी में जो लाइट के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग को रिफ्लेक्शन वगैरह सब मिलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की। एक कलर डिस्क के बारे में आप लोग देखें, एक कलर डिस्क में जो क्या किया जाता है कि पंखा वगैरह जो होता है उस पंखे के ऊपर जो है बहुत सारा क्या करता है कि एक कागज़ लपेट दिया या कागज़ जाकर साट दिया जिसमें कई प्रकार के रंग कलर्स किए हुए रहते हैं, ट्रायंगल बने होते हैं ना। और ऐसे अगर वो पंखा रुका हुआ हो तो सारे के सारे कलर्स दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब वो पंखा घूमने लगता है तो वो सारा कलर जो है तेज़ी से घूमने के कारण से क्या दिखाई पड़ता है, वाइट दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट किनका था, सर आइजैक न्यूटन का था, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मेंशन कर लो। उसके बाद देखना मॉडर्न का, मॉडर्न के बारे में। मॉडर्न क्या है, ठीक है, मॉडर्न के नाम से ही पता चल रहा है कि थोड़ा सा क्या हो, नया टाइप का हो, आज ही कल का हो, अगल बगल का ही हो, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है मॉडर्न फिजिक्स। देखिए मॉडर्न फिजिक्स में अगर बात की जाएगी तो सबसे बड़ा जो है आज के समय में वो देखा जाता है क्या, रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में, रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी कि एनर्जी है, एनर्जी कितने टाइप्स की है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम किसी एनर्जी को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए आज के समय में एनर्जी का डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। किसी प्रकार के वर्ल्ड में किसी प्रकार के कंट्री की डेवलपमेंट ये देखी जाती है कि उस कंट्री में एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा रिसोर्सफुल होता है वो कंट्री उतना ही क्या होता है, डेवलप्ड होता है, ठीक है। आज जैसे इमेजिन करो कि आप जिस देश में रह रहे हो इंडिया में, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एकदम पूरा क्या हो जाए, ठप पड़ जाए, तो आप जैसे जाओगे बैंकिंग सिस्टम में पूरा का पूरा किससे, इलेक्ट्रॉनिक काम होती है, कंप्यूटर से। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो क्या वो सारी चीज़ें जो कंप्यूटर वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है वो चल पाएगी, नहीं। ट्रेन वगैरह हो गया, रेलगाड़ी वगैरह जितना भी हो गया सब टोटल किससे आज चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से। अगर नहीं हो तो इतना जान लीजिए कि आने वाले समय में जो भी फॉसिल फ्यूल से डीजल वगैरह से चलने वाली गाड़ी है वो आने वाले समय में पूरे तरीके से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और भी चीज़, अरे बेसिकली सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, मोबाइल, है ना। आजकल सबसे जनरली सब कॉमन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं क्या, मोबाइल। मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो ना हो तो इंसान थोड़ा देर के लिए क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर कहते हैं क्या, रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड न्यूक्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो आज के समय में न्यूक्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी प्रकार के कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, बड़े से बड़े मात्रा में हथियार मौजूद हो, साथ ही साथ एनर्जी भी मौजूद हो। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे इसका, यूरेनियम का नाम सुने, यूरेनियम 235, ठीक है। ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका प्रयोग आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम 235 जो यूज होता है उसकी बहुत कम मात्रा, यानी कि मान के चलो कि 10 ग्राम या 100 ग्राम की जो मात्रा होगी वो एक बड़े से सिटी को एक लंबे समय तक, यानी कि साल भर तक इलेक्ट्रिसिटी देने की क्षमता रखती है। जैसे अब इतना ज़्यादा ये अगर यूजफुल है तो आज के समय में कोई भी कंट्री चाहेगा कि उसके पास ये चीज़ें उपलब्ध हो, ठीक है। लेकिन ये इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, रेडियो एक्टिव है तो आसानी से किसी के पास मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान ने इसको दो तरीके से यूज करना सीख लिया। पहला, एक जिसने इसको समझा कि इलेक्ट्रिसिटी से बनाया जा सकता है, दूसरे ने ये समझा कि जिस तरह से इसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है एनर्जी के रूप में, क्या उस एनर्जी का प्रयोग डिस्ट्रक्शन के रूप में भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। परमाणु बम बना दिया गया। जापान पर पटकने वाला जो परमाणु बम था वो किस चीज़ के, ये वो न्यूक्लियर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम से यूज होके ही बना था, ठीक है। तो आज के समय में जो न्यूक्लियर जो फिजिक्स है या न्यूक्लियर फिजिक्स है, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो है वो क्या है, मॉडर्न, यानी कि एक एनर्जी रिसोर्स के बारे में कह दे तो वो पूरा का पूरा जो है वो मॉडर्न कला है। अगला हो गया सेमी कंडक्टर। देखिए आज के समय में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो सेमी कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ईधी के आधार पर काम करता है, ठीक है। अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो आज हमारा लाइफ क्या है, इजी है। मोबाइल हो गया सेमीकंडक्टर से बना होता है, कंप्यूटर सेमीकंडक्टर से, टैब्स सेमीकंडक्टर से, जहाँ तक कि ये बोर्ड भी क्या है, इसमें भी सेमीकंडक्टर यूज। आज तो कई प्रकार की गाड़ियाँ आती हैं जो खुद ब खुद जाकर जो है सेल्फ ऑपरेट होती है, बिना ड्राइवर का ऑपरेट होती है। तो उसको भी बनाने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल का प्रयोग किया जाता है उसमें भी क्या रहता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। और आज जिसके पास सेमीकंडक्टर मौजूद है वो ज़्यादा समृद्ध और ज़्यादा इनरिच माना जाता है। जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, है ना, इनके पास सेमीकंडक्टर ज़्यादा मात्रा में, ताइवान वगैरह है इसके पास सेमीकंडक्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर वगैरह हो गया, इस सब का स्टडी क्या कहलाएगा, इस सब का स्टडी आ जाएगा किसके अंदर में, मॉडर्न फिजिक्स के में, है ना। अब इसके बाद आते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किनको कहा जाता है। तो देखिए बेसिकली फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है उनको जिनका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है 20वीं सेंचुरी में, ठीक है। 19वीं सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन अगर फिजिक्स का में किसी का रहा है तो सिर्फ एक ही नाम आता है, और वो कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। नाम सुने होंगे इनका, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कितने भागों में बटा हुआ है, दोनों भाग में क्या क्या पढ़ना है, दोनों ब्रांचेस में, चाहे तो वो क्लासिकल फिजिक्स हो चाहे तो वो मॉडर्न फिजिक्स हो, दोनों में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो टोटल डिटेल हो गया, ठीक है। इसको नोट करना है, कर लीजिए।